वेलकम पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। ये स्किनर पे आपका दूसरा क्लास है और इसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। स्किनर नियो बिहेवियरिस्ट थे, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। और नियो बिहेवियरिस्ट यानी वाटसनवादी विचारों को रखने वाले लेकिन उनसे थोड़े अलग व्याख्या करने वाले लोग नियो बिहेवियरिस्ट कहलाए। उनका बेसिक जो था वो वाटसनवादी ही था, उनकी विचारधारा, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर बात वाटसन के विचारों को ही आगे बढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन ला के बढ़ाया, तो इसीलिए वो नियो बिहेवियरिस्ट कहलाए। स्किनर भी उसमें आते हैं। स्किनर वर्सेटाइल आदमी थे, बहुत ही वर्सेटाइल। शुरुआती दौर में उनके बारे में मैं थोड़ा रिकैप कर रही हूँ, मैं पिछले वीडियो में ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो बहुत ही वर्सेटाइल जीनियस उनकी तुलना क्रिटिक्स ने की, जो वो थी कि गॉल्टन से उनका की तुलना की गई, यानी वो इतने जीनियस। लेकिन ये चीज़ उनके लाइफ में बहुत लेट से आई। शुरुआती दौर में वो बहुत ही उपद्रवी किस्म के स्टूडेंट रहे और ये उनका, लेकिन आगे चल के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा। स्किनर वाटसन के बहुत नज़दीक दिखाई देते। उनके इस ग्रुप के और भी नियो बिहेवियरिस्ट जैसे टॉलमैन, हल, ये लोग वाटसोनियन बिहेवियरिज्म से थोड़ा अलग हट के मानते हुए, खुद को बिहेवियरिस्ट कहते हुए ही उन्होंने काम किया, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर थे। स्किनर वाटसन के बहुत नज़दीक थे, उनकी बहुत सारी बातों को एज इट इज़ उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस रखते थे, इसलिए नियो बिहेवियरिस्ट में आए। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो को आप इससे लिंक करिए और उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, हम आपको थैंक्स भी कहना चाहते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट करने पर, मेरे थोड़ा सा गुस्सा होने पर आप लोगों ने अपना रिस्पांस देना शुरू किया, एंड दैट इज़ गुड। अगर आप कुछ काम करें, मैं इसको आपको समझाती हूँ कि अगर आप कुछ काम करें और आपको उसका रिस्पांस नहीं मिले तो आपको कैसा फील होगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति को जज करने के लिए सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये कि उस पर निर्णय लेने में, उस परिस्थिति में स्वयं को डालिए और तब आप निर्णय लीजिए, तो आपका निर्णय बिल्कुल सही होगा कि अगर आप होती तो क्या करती। तो इसीलिए जब आप ये बिहेवियर प्रॉब्लम आया आपके साथ कि आपने रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो मैंने आपको थोड़ा सा अलर्ट किया कि यू मस्ट रिस्पॉन्ड। क्या करना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको, पढ़ने में ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो भी बताइए, मैं थोड़ा और क्वालिटी इन्हेंस कर लूँगी। एक तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल बट आई एम टीचिंग, कैमरे को पढ़ा रही हूँ खुद को, तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट करें। 30 ईयर्स उस तरह की टीचिंग की है, ये भी कर रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं अडेप्टिबिलिटी। हम अडेप्ट कर रहे हैं नए सिचुएशन में, नई चीज़ों के साथ, तो यही अडेप्टिबिलिटी है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें पढ़ रही हैं तो रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी लर्निंग स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देने से ही कंप्लीट होती है, अदरवाइज स्टिमुलस अलग, रिस्पॉन्स नहीं, तो फिर स्टिमुलस हवा में उड़ जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। तो एवरी लर्निंग नीड्स SR कनेक्शन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन। मैंने पार्ट 1 में आपको लर्निंग थ्योरी पढ़ाई है, उसमें SR कनेक्शन की बात है। S स्टिमुलस एंड R रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज ऑलवेज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टिमुलस, तभी आदमी जिंदा महसूस किया जाता है। रिस्पॉन्स बंद यानी मर गए। ओके, यहाँ हम लोग अभी स्किनर की लर्निंग थ्योरी पर बात करने जा रहे हैं और इस लर्निंग थ्योरी पर में SOR आता है। आगे चलिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ मैंने लिख के भी रखा है, आप देखिए। S ये उल्टा हो गया, SOR। यहाँ S है, ये O है और R है। ऐसे दिखाते हैं कैमरा के सामने तो ये ऑपोजिट दिखता है, इमेजेस तो ऑलवेज उल्टा ही बनते हैं, तो मुझे थोड़ा अलग ढंग से लिखना वो नहीं आता है। तो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। स्किनर ने जो लर्निंग थ्योरी दी वो इस चीज़ पर बेस्ड है, इस फार्मूला पर बेस्ड है। अब आइए हम आपको
रिकैप तो हम कर चुके और ये भी बता दिया कि रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लर्निंग. इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इट मीन्स यू आर नॉट ग्रास्पिंग द थिंग्स, यानी आपको कंट्रोल में नहीं आ रहा है. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. स्किनर ने के जो उपर्युक्त विचार हैं जिनको मैंने आपसे पहले शेयर कर लिया है, तो उसके लिए स्किनर ने अपने उपर्युक्त विचार के आधार पर एक लर्निंग थ्योरी, बहुत सारे जो उनके विचार पिछली वीडियो में मैंने दिए हैं उसके आधार पर एक लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया. आधुनिक मनोविज्ञान प्रतिपादन प्रस्तुत किया, जो कि केवल आधुनिक मनोविज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मॉडर्न सोसाइटी के लिए ही अनुपम उपहार सिद्ध हुआ. उन्होंने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को आधार बनाकर एसोसिएशनिस्ट की तरफ भी वो गए. थॉर्नडाइक क्या थे? एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशनिस्ट में आते थे. अब बहुत पुराने एसोसिएशनिज्म बहुत बड़ा है. जॉन हॉप, जॉन लॉक, ये स्मिल, ये सारे एसोसिएशनिस्ट्स हैं. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ये बहुत शुरू के 10 एसोसिएशनिस्ट की बात हम लोग करते थे जब हम पूरा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाते थे. तो लेकिन अभी हमको बिहेवियरिज्म पढ़ाना है. उसके बाद आप लोगों का अगर डिमांड हुआ, अगर मेरी बातें समझ आ रही हैं तो फिर कोई और चैप्टर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी बात करूँगी. लेकिन अभी हल और टॉलमैन दोनों बचे हुए हैं, उन दोनों को पढ़ाने के बाद. चलिए, तो आपने थॉर्नडाइक, उन्होंने स्किनर ने क्या किया? लॉ ऑफ इफेक्ट को बहुत, लॉ ऑफ इफेक्ट आपको याद है लर्निंग थ्योरी में स्किनर थॉर्नडाइक ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया. पहला था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा लॉ ऑफ रेडीनेस और तीसरा उनका लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम. याद कीजिएगा या किताब खोल के देखिएगा. फर्स्ट पेपर फंडामेंटल साइकोलॉजी का आप खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट. तीनों नियमों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले नियम में एक्सरसाइज के माध्यम से जितना हम हायर द प्रैक्टिस हायर द क्वालिटी हायर द लर्निंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी पर थॉर्नडाइक की पहली थ्योरी जो 1898 में प्रतिपादित की गई वो उस पर बेस्ड थी. और उनका मानना था कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी लर्निंग क्वालिटी एंड स्पीड दोनों बढ़ जाती है. एक नियम. दूसरा नियम उनका रेडीनेस का था कि हम जितने तत्पर होते हैं, यानी लर्नर जितना तत्पर होता है लर्निंग उतनी ही अच्छी होती है. इस चीज़ में उन्होंने 3 बातें कही. कहा कि सीखने वाला तैयार और सिखाने वाला तैयार नहीं तो लर्निंग नहीं होगा. सिखाने वाला तैयार और सीखने वाला तैयार नहीं तो लर्निंग नहीं होगा. एंड द थर्ड कंडीशन, लर्नर इज रेडी टू लर्न एंड टीचर इज रेडी टू टीच, देन लर्निंग होगा. दिस इज कॉल्ड रेडीनेस. दोनों तरफ रेडीनेस है, टीचर में भी और लर्नर में भी, पढ़ाने वाले में भी और पढ़ने वाले में भी. तो लर्निंग क्वालिटी एंड स्पीड बहुत अच्छा होगा और वहीं लर्निंग ऑकर करेगा. क्लियर है? ये बात उन्होंने कही. तो ये था उनका रेडीनेस का. लेकिन प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस पर, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर उनके बहुत आपत्ति लाई गई और कहा गया कि नेगेटिव रिस्क प्रैक्टिसेस जो हैं हम ज़्यादा करते हैं तो हमको वही सीख लेना चाहिए. तब उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रतिपादन किया अपनी लर्निंग थ्योरी. कौन सी? ट्रायल एंड एरर में, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में. आप खोल के देखिए. और भी सेकेंडरी लॉज है, ये 3 प्राइमरी लॉज हैं. तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमको किसी भी सीखने से जब वर्तमान, उस समय की वर्तमान आवश्यकता संतुष्ट होती है तो ही हम चीज़ों को सीखते हैं. उन्होंने कहा कि सेटिस्फाइंग बिहेवियर्स आर स्टैम्प्ड इन एंड अनोइंग बिहेवियर्स आर स्टैम्प्ड आउट. यानी जो भी व्यवहार हमें सुकून दे, सेटिस्फाइड करता है, यानी हमको संतुष्ट करता है, वो हम सीख लेते हैं. और जो व्यवहार हमको अनोइंस देता है, यानी असंतुष्ट करता है, उसको हम छोड़ देते हैं. दिस इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट. इस लॉ ऑफ इफेक्ट को स्किनर ने भी आधार बनाया. ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई. हिस्ट्री की यही होता है कि हम आगे बढ़ते तो फिर पीछे से भी कुछ लेना पड़ता है. हिस्ट्री का मतलब ही यही है कि हम पीछे कौन सी घटना हमको प्रभावित करेगी, ये बात हम स्पष्ट करते चलते हैं. उन्होंने किया और उन्होंने थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट के आधार बनाकर तथा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग
में थोड़ा सा संशोधन लाकर ऑपरेंट कंडीशनिंग विधि विकसित किया। किस चीज़ की? लर्निंग की, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस थ्योरी का प्रकाशन उन्होंने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक में 1938 में किया। अभी तक देखिए जितनी भी लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें 1898 में ट्रायल एंड एरर थ्योरी, 1902 में पावलोव की कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, 1917 में इनसाइट थ्योरी, और ये थ्योरी आई आपको कब? 1938 में जो किताब छपी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, 1938 में इस किताब में इसको छापा गया, पब्लिश हुई। नेक्स्ट आइए कि स्किनर ने लर्नर पर बहुत बल नहीं दिया, सीखने वाले पर बल नहीं दिया। उनका दृष्टिकोण स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया दृष्टिकोण था। उद्दीपन SR कनेक्शन पर ही था, ना कि SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। इस पर उन्होंने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट को एक टूल, यानी प्रबलन को एक टूल बना के, एक औजार बना के इस्तेमाल किया, की तरह प्रयोग किया, एक टूल बना के रीइंफोर्समेंट को। रीइंफोर्समेंट क्या चीज़? प्रबलन। प्रबलन क्या है? जो भी गिफ्ट, जो भी हम प्रोत्साहन देते हैं, कभी वो पैसे की शक्ल में होता है, जानवरों के लिए वो खाने फेवरेट फूड होता है, हमारे लिए कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं। अभी बहुत सारे वेबिनार्स हम लोग अटेंड कर रहे हैं, क्या है उसका प्रोत्साहन? क्या है उसमें? हमको सर्टिफिकेट मिल रहा है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कोई ट्रैवल नहीं करना है, घर पर ही गूगल मीट से अटेंड कर लेना है। तो ये चीज़ हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है और हम इसको अटेंड कर रहे हैं। उससे हमको क्या पारितोषिक, रीइंफोर्समेंट क्या है? हमको एक सर्टिफिकेट आ जा रहा है, जो हम सर्टिफिकेट से उससे अपना प्रमोशन को हाई करेंगे, प्रमोशन को हम बाद में बात करते हैं संगीता, ठीक है? तो ये करेंगे, तो हमारा जो है टूल की रूप में किया। और पॉजिटिव तथा निगेटिव रीइंफोर्समेंट, अब आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझना होगा। पॉजिटिव जिससे हमको सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन कुछ रीइंफोर्समेंट हमको दिया जाता है, कुछ ऐसा प्रबलन भी है जो निगेटिव होता है। निगेटिव कैसे? जैसे आपका कोई गलती किया, आपने कोई बिहेवियर किया, किसी स्टिमुलस पर आपने रिस्पॉन्स दिया। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि आपने गाली बक दी बच्चे ने, जैसे आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अभी आप ही से समझा देते हैं। तो आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने थोड़ा टफ होकर बात किया कि मैं आपका क्लास बंद कर दूंगी। दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मैंने आपको सो कॉल्ड धमकी दे डाली कि मैं क्लासेस बंद कर दूंगी बिकॉज आई डोंट हैव एनी फीडबैक। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मैंने आपको दिया। पॉजिटिव क्या दिया? वीडियोज़ बना के दिए। आपने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैंने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया कि आई विल स्टॉप द अपलोडिंग ऑफ न्यू बिकम, दिस इज नेगेटिव। और अगर आपको मैंने वहीं पे जैसे ही आपके सॉरी मैम आने लगे तो मैंने उसमें लिखा अच्छा बेटा लोग कोई बात नहीं है, आगे से आप ठीक करो, तो ये फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग यानी अनुकूलन, तथा इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यानी ठहर के रुक के, इंटरमिटेंट थोड़ी देर पर कभी रीइंफोर्समेंट मिला, कभी रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, कभी रीइंफोर्समेंट मिला, कभी नहीं मिला, इस तरह का भी उन्होंने शेड्यूलिंग की। किस चीज़ में? अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग में किया। प्रयोग देने पर इंटरमिटेंट आदि का प्रयोग करके स्किनर ने व्यवहार को एक निश्चित दिशा देने का प्रस्ताव किया, अपने थ्योरी द्वारा किया और बहुत अधिक सफलता भी प्राप्त हुई। स्किनर के इस व्यू को वर्ल्ड वाइड, और आज भी यही नहीं है कि स्किनर की थ्योरी उसी वक्त 1938 में ही कुछ दिनों तक चली, ऐसा नहीं है। आज भी स्किनर की थ्योरी बहुत ही, आज 2020 है और 2020 का भी आधा जा चुका है, लेकिन आज भी स्किनर की थ्योरी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स का, उनके इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का, उनके कंडीशनिंग
जो उस तरह जिस तरह से उन्होंने कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया, उसको, उन सभी चीज़ों को आज भी बहुत मान्यता प्राप्त है। इसीलिए स्किनर हमेशा बहुत ही ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट फेलो माने जाते हैं। तो अब आगे आइए, सफलता भी प्राप्त हुई। रीइंफोर्समेंट के नेक्स्ट है आपको कि रीइंफोर्समेंट के विभिन्न पक्षों पर किए गए व्यापक प्रयोगों के आधार पर उन्होंने शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल भी कुछ लोग बोलते हैं, शेड्यूल यानी उसकी एक कड़ी बना लेना। शेड्यूल हिंदी क्या, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट तैयार किया, यानी इतना पर इतने देर में हमको रीइंफोर्समेंट देना है, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट नहीं देना है। तो ये सारी शेड्यूलिंग उन्होंने कर ली, शेड्यूल ऑफ रिस्पॉन्ड दिया। वो अपने आप में एक विज्ञान बन गया, ये एक विज्ञान बन गया। अब जैसे आपको शेड्यूल हम बता रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल आता है, आपको अभी आपको सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, बोलिए तो कि मैम क्लास ले रही हैं। चलिए, तो इंटरमिटेंट उन्होंने, वो एक साइंस बन गया, एक विज्ञान बन गया। और साक्ष्यों के आधार पर स्किनर ने अनेक प्रकार के प्रबलन प्रणालियों को पहचाना, व्यवहार पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया, है ना। तो क्या चीज़ थी कि वो एक साइंस में कन्वर्ट हो गया। अभी आपको हम समझा रहे थे कि फ़ोन आने से डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो क्या चीज़ है कि आपके एग्जामिनेशन से 1 साल पर होते हैं, है ना। ये क्या है, शेड्यूलिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन किया गया, रीइंफोर्समेंट। आपसे आपका टास्क जो है, जो सिखाया गया है, उसका रिकॉल सिस्टम से एग्ज़ाम लिया गया, और एग्ज़ाम के रिजल्ट्स जब आते हैं तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है। कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। एग्जामिनेशन इज़ दैट टूल जिसको कि स्किनर ने इंटरमिटेंट और हमेशा नहीं, 1 साल पर एग्ज़ाम, यानी हमेशा नहीं लेते एग्ज़ाम, कुछ कुछ दिनों पर एग्ज़ाम लेते हैं। आपको क्विज़ बनाने के लिए हम कहते हैं, फिर आपको किसी दिन अचानक उससे सवाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शेड्यूलिंग ऑफ कोर्स का शेड्यूल करना, सिलेबस करना। इतना ही कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट 3 में, इतना ही पार्ट 2 में, इतना ही 1। तो ये जो पार्ट वाइज आपके टास्क को किया जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड शेड्यूलिंग। शेड्यूल करना इसी को कहते हैं। और इसी चीज़ को स्किनर ने बहुत ही फोर्सफुल ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कहा, किसको, पूरी सोसाइटी को और पूरे ह्यूमन बीइंग को। उन्होंने बिल्कुल मैकेनिकल, डिकार्ते के मैकेनिकल एस्पेक्ट को उन्होंने, डिकार्ते ने जो मनुष्य को बिल्कुल मशीनी तौर पर माना, उस आधार पर इस चीज़ को उन्होंने करने का प्रस्ताव किया। अब उन्होंने अनेक प्रभावों को देखा और उनका मूल्यांकन किया, और फिक्स्ड तथा वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रतिपादित की और आदि प्रमुख हैं इसमें। उन्होंने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया और बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। तो इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर की है वो बहुत ही प्रचलित है और आज भी मान्य है, चलिए, स्किनर ने बिहेवियर के 2 रूप को माना। स्किनर ने बिहेवियर के 2 रूप को माना। यहाँ पे इस वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो